नमस्ते। सिटी स्पाइडी के लाइव में आज आप सभी का बहुत स्वागत है। एक बात कहना चाहती हूँ, रुक जाइए, ठहर जाइए, क्योंकि जब आप ठहर कर देखेंगे, जिंदगी को धीमे धीमे जिएंगे, तो जिंदगी की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको आप खूबसूरती की नजरों से देखना शुरू करेंगे। बहुत सी चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा, हैरानी होगी कि कुदरत क्या कभी कभी ऐसी भी चीजें बनाती है। किसी भी चीज को ये तारीफ करने के लिए हमें जिंदगी में अक्सर रुक कर ठहरना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसको परखना पड़ता है। आज ये सारी रुकने की और ठहरने की बातें मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज जो है मैं आपको पर्दे के पीछे लेने वाली हूँ, लेकर जाने वाली हूँ। पर्दे के पीछे आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, पर ये जो पर्दा है ये किताब का है, किताब की जिल्द का। जैसे किताब में जब आप उसका कवर खोलते हैं, जिल्द खोलते हैं, तो एक खाली पन्ना होता है ना, तो उसके पीछे कितनी मेहनत जाती है, कितनी मशक्कत जाती है। उस दुनिया को देखने के लिए आज मेरे पास एक बहुत ही खास नजर है। मैं बात कर रही हूँ मंजीत ठाकुर जी की। मंजीत ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। मंजीत जी जो हैं ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत सालों से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े नामों की जो किताबें हैं ट्रांसलेट भी करी हैं और उन्होंने एडिटिंग भी करी है, यानी कि संपादक का जो एक काम होता है वो काम भी किया है और खुद की किताबें भी लिखी हैं। इन्होंने जो है कई डॉक्यूमेंट्रीज से जुड़कर काम किया है और कई टीवी सीरियल्स के लिए, जैसे टेल्स ऑफ लामा और एस.एन. झा की गजब की दुनिया। तो लिखावट जो है और लिखना है, मुझे लगता है सारी जिंदगी इन्होंने यही काम कर दिया। अब अगर मैं आपको बड़ी बड़ी किताबें बताऊं तो इनकी किताबों में जो एडिटिंग का है, मेरे पास जो काम मैं देख पा रही हूँ जिसमें इन्होंने बतौर एडिटर कंट्रीब्यूट किया है, वो है आरएसएस 100 वर्षों का इतिहास, जो कि विजय त्रिवेदी जी ने लिखी है। विजय त्रिवेदी भी जाना माना नाम। उसके बाद आप ये देखें कि काम इन्होंने जो ट्रांसलेशंस के किए हैं वो वी.एस. नायपॉल, उनका द लॉस ऑफ एल डोराडो जो किताब है, वी.एस. नायपॉल जो है नोबेल उनको मिल चुका है। इतने मतलब इस दर्जे के वो जो हैं ऑथर रहे हैं, अब तो खैर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े नाम, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम है, उसमें डॉक्टर प्रणॉय रॉय हैं। तो ये सब इतना जब काम होता है तो उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, आज हम मंजीत जी से जानते हैं। मंजीत जी, हमें बताइए कि ये जो बड़ी बड़ी नामों की किताबें हैं, इसके पीछे का पहले तो हमें कोई किस्सा बताइए जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपको लगता हो कि लोगों को जानना जो है बहुत जरूरी है। देखिए श्रुति, किताबों के बारे में जैसे फिल्मों के पीछे भी ट्रिविया होती है ना, किताबों के पीछे भी बहुत सारी कहानियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोगों को जान करके बड़ा अच्छा लगेगा कि किताबें ऐसे नहीं लिखी जाती है। अगर हमें किताब, अगर देखिए भारत में ना, हिंदुस्तान में खास करके उसमें भी हिंदी पट्टी में पढ़ने वालों की तादाद थोड़ी कम है, मतलब जितनी आबादी है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं वो बड़ा डूब के पढ़ते हैं। अगर जिस इलाके से मैं आता हूँ, बिहार से और झारखंड से, तो वहां पे पढ़ने की बड़ी सांस्कृतिक वहां पे एक विरासत रही है कि लोग पढ़ते हैं बहुत हैं। तो मतलब ठहराव आपको आपके जन्म से मिल गया, क्योंकि आप एक ऐसे शहर में पैदा हुए हैं जहाँ पे ठहराव और धीमा जो शहर है वो अंदर होता है, हमारे एटीट्यूड में आ जाता है। देखिए, अगर आपने आर.के. नारायण की किताब पढ़ी होगी जिसका नाम है मालगुडी डेज, और दूसरी किताब है स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। तो वो किताब जो है ना, जिस तरह मालगुडी का जिक्र करती है, तो मैं अपनी जितना भी लेखन होता है उसमें मैं अपने शहर का नाम जरूर इस्तेमाल करता हूँ, जिसका नाम है मधुपुर। मेरा मधुपुर जो है वो मेरा मालगुडी है। और अपने मधुपुर में मेरी जितनी भी कहानियां हैं जो मैंने रेडियो के लिए लिखी है, नीलेश मिश्रा की जो कहानियां आती थी, नीलेश मिश्रा शो हो या यादों का एडिट बॉक्स, उसमें जितनी भी कहानियां मैंने लिखी हैं उसमें शहर का नाम या गांव का नाम जो है श्रुति, वो मधुपुर ही होता था। चाहे उसका बैकड्रॉप कहीं भी हो, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है, नाम उसका मधुपुर ही होगा। ये मैं मान सकती हूँ, क्योंकि ये जो बातें हैं लिखने के लिए, क्रिएटिविटी जो है क्रिएटर से आती है, ये हमारे दर्शकों को भी पता हो। तो जो मन से आता है ना, दिल से आता है, वही दूसरे के दिल तक उतरता है। तो लेखन के लिए वो बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं, अगर मेरे जो दोस्त मुझे भी सुनेंगे, देख रहे हैं,
श्रुति आपको भी मैं दावत देता हूँ कि आप एक बार मधुपुर जरूर जाएं। झारखंड का बहुत खूबसूरत शहर है, 3 तरफ नदियां हैं, जंगल है, पहाड़ है। अभी गर्मियों के समय में वहां पे भी पलाश खिला होगा। चारों तरफ जो घाटियां हैं, रेलवे लाइन ऊंचाई पे है, दूसरी तरफ घाटी है और उस घाटी में पलाश खिलते हैं, पीले पीले और लाल लाल फूल। तो ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल में आग लग गई। तो वहां रहने वाले, वहां पैदा होने वाले शख्स के अंदर में तो क्रिएटिविटी आएगी, ये नहीं आएगी तो ये गलत हो जाएगा। तो बहरहाल ये बैकग्राउंड रहा था। और किताबें जो है, वो किताबों के पीछे ये होता है कि एक किताब जब अगर संपादन किया जाए, तो संपादन में क्या होता है कि लेखक और संपादक दोनों के बीच में एक अद्भुत बंधन होना चाहिए। कि जैसे एक संपादक किसी किताब को देखता है, लेखक क्या होता है कि बच्चे के माँ बाप की तरह होता है कि उसको अपना बच्चा बड़ा खूबसूरत लगता है। लेखक ने जो लिख दिया उसको लगेगा कि यार मैंने तो कालजयी लिख दिया है, इसमें एक लाइन में काट नहीं सकते हम। लेकिन जो संपादक होता है उस बच्चे का गुरु होता है, टीचर होता है, स्कूल टीचर, जो कहता है कि बच्चे ये तुम्हारी आदत खराब है, ये नहीं करना, ठीक है। तो संपादक यानी लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए अगर उनकी कॉपी एडिट हो जाती है, तो वो भी समझे। संपादक कभी भी आपकी किताब का बुरा नहीं माने चाहेगा, क्योंकि संपादक खुद भी उस किताब का हिस्सा होता है। वो वीडियो एडिटर तो नहीं कहूंगा मैं, वीडियो एडिटर भी है, वो वीडियो एडिटर भी है और वो उस फिल्म का निर्देशक भी है, कि वो चाहेगा कि किताब इस तरतीब से, इस तरह से सामने आए, इस भाषा में, इस लैंग्वेज में सामने आए कि लोगों को पढ़ने में मजा आए। अब देखिए, आप 1940 में लिखी हुई किसी किताब को पढ़ें, 1960 में लिखी हुई किसी के दशक में लिखी हुई किसी किताब को पढ़ें, 90 में आए और अभी आए, भाषा से लेकर के उसको पेश करने का तरीका, सब में बदलाव आया है, सब में परिवर्तन आया है। तो इसलिए संपादक की भूमिका भी अलग अलग समय में अलग अलग रही है। और संपादक जो है वो शायद नब्ज को, भाषाई नब्ज जो होती है लोगों की, जनता की, उसको समझता है। तो ये संपादक की बात है। ट्रांसलेटर की बात जहां तक है, अनुवादक को 2 भाषाओं पर जो है वो उसका पकड़ होना जरूरी है। जिस भाषा को पढ़ करके, मान लीजिए कि अंग्रेजी की किताब है, उसको अगर वो पढ़ करके हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है, तो दोनों के मुहावरे, दोनों की लोकोक्तियां, दोनों की भाषा, दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है, भाषा की भी अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसका एक शरीर सौष्ठव होता है। वो अगर आप जो है अंग्रेजी में बोलते समय जिस तरह से कंधे उचकाते हैं, वो हिंदी में कंधे उचका के हम बात नहीं करते हैं। तो वो जब उस चीज को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करने का मतलब सिर्फ शब्द मक्खी पे मक्खी बिठाना नहीं होता है। मतलब मेरे जो युवा साथी देख रहे हैं, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, आप मक्खी पे मक्खी बैठाने का जो मतलब है, ये सुनने वालों को, कुछ लोगों को जरूर बताइएगा। कहने का मतलब है कि शब्द से शब्द का अगर आपने ट्रांसलेट कर दिया तो वो नहीं है, आपको भाषा की आत्मा पकड़नी पड़ेगी। एक मिसाल दूंगा मैं, कुछ मीडिया के बच्चों को जो है, जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं, उनको पढ़ाता भी था। तो वहाँ पे ट्रांसलेट की मीडिया में बहुत सारा मैटर जो है वो एजेंसीज की कॉपी होती है, अंग्रेजी में होती है, उसको हिंदी में करना पड़ता है। तो उनको मैं बताता हूँ, जैसे किसी ने लिखा कि पोर्ट ऑफ स्पेन, अगर उसको पता नहीं है पोर्ट ऑफ स्पेन क्या है, तो उसका ट्रांसलेट करेगा स्पेन का बंदरगाह। स्पेन का बंदरगाह नहीं है, पोर्ट ऑफ स्पेन एक जगह का नाम है। तो एक छोटी सी बात, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। ये मक्खी पर मक्खी बिठाने वाली बात है। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं अंग्रेजी में जिसका हिंदी अगर हम करें, क्योंकि वो मुहावरा है, क्योंकि वो लोकोक्ति है, क्योंकि वो हिंदी में आएगा, तो उसके बदले कुछ और हमको लिखना पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेजी की जो कंट्री है ना, अंग्रेजी में जो कंट्री है और अंग्रेजी में जो नेशन है, वो हिंदी में उसके मतलब और उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषाएं अलग हो जाती हैं। अंग्रेजी की कंट्री, हिंदी में 2 तरह की कंट्री बनती है, एक अपना देश और एक देसी। तो बिल्कुल सही बात। देसी मतलब वो छोटा शहर, कंट्री साइड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। कंट्री साइड की बात नहीं कर रहा हूं, कंट्री का मतलब कंट्री मतलब ठर्रा भी कह रहा हूँ, मतलब देसी ठर्रा। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अनुवाद करते समय, हम अनुवाद न सीखें किसी को, अनुवाद सीखने की चीज है, लोग सीखते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, और दोनों भाषाएं हैं, तो दोनों भाषाओं की जो अपना आचार विचार, अपने रीति रिवाज है, उसको भी चलाएं, तो अनुवाद अच्छा होता है। अनुवाद असल में एक किताब को दोबारा लिखने की तरह है।
और उसको दोबारा अपने तरीके से, अपनी भाषा में, हिंदी की अपनी जो उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो विरासत है, उसके हिसाब से लिखा जाता है, ये अनुवाद है। जहां तक श्रुति मौलिक किताब लिखने का है, ओरिजिनल किताब लिखने का है, आजकल जो है सोशल मीडिया के आने से लेखन जो है उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है, एक लोकतांत्रिकरण हो गया है। हर व्यक्ति लिख रहा है। पता है, हम लोग कहते हैं कि लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? लोग पढ़ रहे हैं यार। लोग ट्विटर पे पढ़ रहे हैं, लोग फेसबुक पे पढ़ रहे हैं। जो आप पोस्ट लिख रहे हो वो भी लिखना है ना, वो लिखना नहीं हुआ, वो उसको आप लिखने में काउंट क्यों नहीं कर रहे हो? वो भी लिखना होगा। वो भी लोग लिख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लोग जो कमेंट कर रहे हैं, जो टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी लिखना है। लेकिन उस लिखने में वो गंभीरता नहीं है जो किताब में होती है, एक व्यवस्थित छपी हुई किताब में होती है। ऐसा लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। लोगों की राय को इम्पोर्टेंट बनाना चाहिए, मानना चाहिए। लोकतांत्रिक रण है, हर आदमी लिख सकता है, हर आदमी पढ़ सकता है। और जो पहले लोगों का जो एडिटोरियल कंट्रोल था, इसके दोनों ही असर पड़े हैं, एक अच्छा भी और एक बुरा भी। अच्छा असर ये पड़ा है कि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हुई है। बुरा असर ये हुआ है कि एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है इसलिए ट्रोल है, कंट्रोल नहीं है इसलिए बहुत सारे लोग ट्रोल बन जाते हैं, जो एक बुरा चलन है। तो बात सही, ट्रोल बन जाते हैं लोग, और उसके बाद जिन पे कंट्रोल नहीं होता है, जिन पे कंट्रोल नहीं होता है वो ट्रोल बन जाते हैं। तो ये आज की लाइन पक्का टेक अवे होगी हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसमें कंट्रोल नहीं है वो ट्रोल है। तो मौलिक किताब जो है उसमें जो नए राइटर्स हैं या मेरी हम उम्र के लोग हैं, हम उम्र लोग हैं, उनको मैं कहूंगा कि बहुत जल्दी लिखने का लालच नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आप चले गए, जैसे मैं एक ऐसा ग्रुप चलाता हूँ श्रुति फेसबुक पर, जिसमें लोग कहानियां लिखते हैं। तो कहानियां लिखते हैं ना, तो उस ग्रुप के नियम बड़े सख्त हैं। फलक नाम है उसका। सख्त ये है कि आपको सिर्फ कहानी डालनी है, आपको कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेजेस नहीं डालने हैं, कोई वीडियो अलग से नहीं डालना है, कोई लिंक नहीं शेयर करना है, सिर्फ कहानी लिखनी है और कहानी शेयर करनी है। और आपको उम्मीद जानकर हैरत होगी, उसमें देश और दुनिया भर के हिंदी जानने वाले, हालांकि हमने भाषा की कोई बाधा नहीं रखी है कि आप अंग्रेजी नहीं लिख सकते, लेकिन हिंदी लिखने वाले ज्यादा हैं, मतलब 99% लोग। तो उसमें 60,000 से ज्यादा लोग हैं जो गंभीर हैं, जो लोग पढ़ते लिखते हैं, और रोज ही उसमें एक्टिव मेंबर्स करीब 40,000, 42,000, 45,000 एक्टिव मेंबर होते हैं। तो ये ऐसी चीज है ना जिसको हमें ऐसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि आप देखिए इतना बड़ा पाठक वर्ग है, आप कैसे कह सकते हैं कि पाठक नहीं है? देश में पाठक है। तो उस पाठक को देने के लिए हमारे पास जो चीजें हैं, हमारे पास जो कंटेंट है, हमारे पास जो मैटर है, वो भी उस स्तर का होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं श्रुति, कि किताब लिखते समय ना वो जल्दी किताब लिख के प्रकाशक के पास भेज देते हैं, और उससे क्या हुआ कि किताब फसल जो है वो पकती नहीं है। जब हम गेहूं का बीज डालते हैं खेत में, तो पहले खेत की जुताई करते हैं, उसमें बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, टाइम पे खाद डालते हैं, और सिंचाई सही समय पर करने के बाद उसका वेट करते हैं कि लंबे समय तक जब फसल रहेगी खेत में, और जब मौसम गर्म होगा और जब पकेंगे दाने, तब हम उसकी कटाई, उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, तब हम जाकर के उसका गेहूं निकालेंगे, तब उसमें से अच्छा आटा निकलेगा। ये मेरा मानना है। सही बात है, मैं खुद इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। लेकिन आप इस बात को मैं चाहूंगी और इस तरह से भी कुछ बताएं कि मतलब एक किताब को लिखने में कितना जो है आपको लगता है कि समय एक इंसान को किस तरह की इन्वेस्टमेंट देनी जरूरी है? हम में से बहुत सारे लोग दो तरह की चीजें करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोग बहुत हड़बड़ी में होते हैं कि यार हर साल एक किताब लिख डालनी है, या हर 6 महीने में एक किताब लिख डालनी है। वो लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से कितने सारी किताबें लिख सकते हैं, पहली बात। और आपके पास कंटेंट कैसा है, कहीं आप दोहरा तो नहीं रहे खुद को, या पहली बार ही जो आपने अच्छी किताब लिख दी थी, दूसरी बारी कहीं उससे कमजोर तो नहीं पेश कर रहे अपने पाठकों के लिए। दूसरी बात कि कुछ लोग इंतजार करते रह जाते हैं कि मैं हल्का नहीं लिखूंगा, मैं तो कालजे ही लिखूंगा, और फिर वो इंतजार इतना लंबा हो जाता है कि उम्र निकल जाती है, किताब नहीं लिख पाते हैं। दोनों ही स्थितियां थोड़ी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था श्रुति कि वीणा के तार को इतना भी मत कसो कि टूट जाए, और उसको इतना भी ढीला मत छोड़ो कि आवाज ही ना निकले। तो मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, लिखना चाहिए।
और जो लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी सलाह ये रहेगी कि पहले तो अपनी किताब का आइडिया जो है वो 1 मिनट स्टोरी मतलब 100-200 शब्दों में तैयार कर लें। 1 मिनट मतलब मैं, अगर आप श्रुति खरबंदा ने मुझसे पूछा कि मंजीत भैया आप बताइए कि कौन सी किताब लिख रहे हैं, तो फिर मैं अगले 1 मिनट में आपको अपनी कहानी का जो सार है, सिनॉप्सिस है, वो बता सकूं। दूसरा, अगर वो ठीक लगे, उसके बाद उसको आप क्या करें, दूसरे चरण में उसको 1000 या 5000 तक शब्दों में एक कहानी के रूप में लिख दें, जिसमें डायलॉग्स वगैरह नहीं हो, सिर्फ घटनाओं का क्रमवार कि इसके बाद ये हुआ, फिर भगवान राम जो है सीता के साथ जंगल चले गए, जंगल में शूर्पणखा मिली, शूर्पणखा ने उनके साथ प्रेम प्रस्ताव रखा, जिसको डिनाई कर दिया। शूर्पणखा शिकायत करने रावण के पास गई, रावण ने सीता का, मतलब ऐसे बिना सिर्फ एक टाइमलाइन की तरह लिखे, 5000 शब्दों तक में लिख लें और उसको जो है घटनाओं के हिसाब से आप उसको 10 या 12 या 15 चैप्टर्स में बांट लें कि इस चैप्टर में ये होगा, और हर चैप्टर में 5-10 पॉइंट होंगे, और फिर वही पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, उन्हें बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम 5-6 हजार शब्दों का एक चैप्टर बनाएं, जिसमें आप अपनी पूरी कला जितनी आती है आपको उड़ेल दे। पहला ड्राफ्ट, अगर आपने 10 चैप्टर 6-6 हजार शब्द के लिखे तो आपके 60,000 शब्दों की किताब तैयार हो जाएगी, जो करीब करीब 200 पेज की किताब बन जाती है, अगर उसमें भूमिकाएं वगैरह जोड़ दीजिए। ये एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है। 5,000-6,000 शब्द ऐसे आसानी से नहीं लिखे जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है लिखने में। मैं मान सकती हूँ, उसके लिए शोध करना पड़ता है। उसके लिए एक तरीका ये है कि आप प्रण करें, क्योंकि आपको लेखक बनना है ना, ऐसे तो नहीं कोई भी बन जाएगा। तो लेखक बनना है तो आपके पीछे एक अनुशासन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि भैया कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कूड़ा करकट लिखूं, लेकिन 1000 शब्द रोज लिखूंगा। तो जब आप 1000 शब्द रोज लिखेंगे तो एक हफ्ते में मेरे हिसाब से वो एक चैप्टर कंप्लीट होगा, अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तो फिर साल भर में नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि 10 चैप्टर में बांट लें उसको, सिनॉप्सिस वाइज, चैप्टर वाइज सिनॉप्सिस होते हैं, और फिर हर रोज 1000 शब्द लिखें तो आपका पूरा हो जाएगा। 10 सप्ताह में आपकी किताब पूरी हो जाएगी, पहला ड्राफ्ट। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी नहीं, आप बिल्कुल जारी रखें। मैं तो सोच रही हूँ लोगों के लिए ये भी सुनना कितना मजे का होगा कि देखें जो इस किताब को आप सिर्फ कवर से देखकर जज कर लेते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत और कितना लंबा समय लगता है। बहुत मेहनत होती है। कई बार मैं आपको भी अपना एक किस्सा बताऊंगा कि मेहनत कैसे अटकती है, कैसे ये जो पूरा मैं आपको साल भर का टाइमलाइन बता रहा हूँ ना, 6 महीने का, उसमें कहाँ बात अटकती है वो भी है। तो आप अगर 6 हफ्ते में, मेरे ख्याल से, चलिए 6 हफ्ते नहीं लेते हैं, 8 हफ्ते लेते हैं, 2 महीने में आपने 60,000 शब्द लिख लिए। अगर हर रोज अगर आप 1000 शब्द लिखते हैं तो आप उसमें छुट्टियां जोड़ लें, सैटरडे संडे की छुट्टियां जोड़ लें, तो आप 1 महीना और जोड़ लें, यानी 3 महीने में आपकी किताब पूरी हो जानी चाहिए 90 दिनों में। चलिए 10 दिन का और ग्रेस देते हैं, 100 दिन में तो पूरी हो जाएगी। तो 100 दिन में जब आप 60,000 शब्द लिखेंगे ना, उसमें बहुत सारी गलतियां हों। अब अगले 1 महीने तक उन चैप्टर्स को दोबारा पढ़ें और उसमें एडिट करें, खुद का लिखा हुआ काटें, कुछ जोड़ें, कुछ घटाएं। तो जो दूसरा ड्राफ्ट होगा यार अगले 1 महीने में, वो आप किसी दोस्त को सुना सकते हैं। पहला ड्राफ्ट तो बहुत ही कूड़ा होता है, तो दूसरा ड्राफ्ट जो होता है वो आप किसी दोस्त को सुना सकते हैं कि भाई हाँ, ये किताब हमने लिखी है, आओ हम एक रीडिंग सेशन रखते हैं। अगर दोस्त खाने वाला हुआ खिलाते हुए उसको सुनाइए, और अगर पीने वाला हुआ तो उसको पिलाते हुए सुनाइए, नहीं तो नहीं सुनेगा। तो मतलब चाय पीने वाला, आप क्या गलत नहीं, हम कुछ नहीं समझ रहे, आप बताइए। आजकल तो जिसकी जो इच्छा है वो पीजिए, चाहे आप चाय पीजिए, चाय का तो चलन नहीं है, चाय की तो दुकानें भी खोलनी पड़ रही है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अभी ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन सुनने में कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है। तो मेरे ख्याल से 5 महीने में आपका दूसरा ड्राफ्ट, अगर आप गंभीर है लिखने को लेकर के, तो हो जाना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बात अटकती कहाँ है। मैं भी एक उपन्यास लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कुछ चीजें हैं, जैसे मुझे रोमांस नहीं लिख पाता हूँ मैं, ये मेरी कमजोरी है। मतलब कैसे, क्या हीरो, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, एग्जांपल, एक मिसाल दे रहा हूँ। हीरो और हीरोइन मिले, अब दोनों के बीच में क्या बातचीत होगी? 7 साल बाद मिले, क्या करेंगे? मतलब 7 साल के लंबे अरसे के बाद मिले हैं, इन दोनों के बीच में देखा नहीं है, दोनों के बीच
टेलीफोनिक बातचीत भी नहीं हुई है, मैसेज भी नहीं हुआ है, ट्विटर पे डीएम भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मतलब दोनों संपर्क जाहिर सी बात है, नजरें चुराते हुए भी गुजर सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ। मैं अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उनका एक दूसरे के साथ सामना कैसे होगा। अंग्रेजी फिल्मों की तरह होगा, हिंदी फिल्मों की तरह होगा, गोविंदा शिल्पा शेट्टी मिलके पार्क में गाना गाएंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पे आकर के जब आप इस तरह की चीजों को कभी गंभीरता से नहीं सोचते हैं, तो उसमें से कई सवाल निकलते हैं। यार ये 7 साल अलग रहे, दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं देखा। आज का आदमी है ना, आज का स्मार्टफोन पे नहीं खोजा, फेसबुक पे नहीं खोजा, यहाँ पे कहीं नहीं, टिंडर पे, वो क्या टिंडर होता, टिंडर पे तो होगा। आप सवाल समझिए। तो आपको फिर उन प्रश्नों के, उन सवालों के जवाब खोजने होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर खोजना होता है कि आखिर क्यों नहीं देख, कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से दोनों अलग हैं। तो ऐसी बाधाएं खड़ी होती हैं लिखने के समय में। अब मान लीजिए कि आप अकबर के दरबार की कोई कहानी लिख रहे हैं और आपने लिख दिया कि भाई अकबर भैया जो थे वो सिगरेट पी रहे थे। अकबर का कोई सेनापति, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई सिगरेट का तो इन्वेंशन ही 1863 में हुआ है, मतलब 1893-94 में कहीं कभी। तो अगर सिगरेट का इन्वेंशन ही बाद में हुआ तो पहले कैसे पी सकता है? या हम मतलब अंग्रेज था, एक सिगरेट पी रहा था, सिगरेट ही पी सकता है क्योंकि इन्वेंशन नहीं हुआ था 1707 में। तो ऐसी कुछ बारीक चीजें हैं जिसका हम ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें जो है बाधाएं भी खड़ी करती हैं, आपको एज राइटर सोचने के लिए मजबूर करती है कि नहीं भाई ये है। ये तो उपन्यास की बात है। दूसरी चीज जो है वो है नॉन फिक्शन, जिसकी जो मतलब मैं जिसमें छपा हुआ हूँ। अभी मेरा उपन्यास कोई आया नहीं है, तो मैं अभी जूझ रहा हूँ, इसलिए मैंने इतनी समस्याएं सामने रखी है। लेकिन जो नॉन फिक्शन है जिसका जिक्र आप कर रही थी, आप उससे कोई जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही है मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, मैं तो आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो आपने वीएस नायपॉल या एपीजे अब्दुल कलाम या प्रणय रॉय या आरएसएस की चले बात करते हैं कि आपने जो एडिट करी, एडिट वाले पार्ट पे आते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन का काम तो चले मैं फिर भी मान सकती हूँ कि आप कोई किताब दी है, अब आप उसका जो है अनुवाद कर रहे हैं। एडिटर का जो काम है वो जरा हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइए कि एक एडिटर क्या करता है। लोगों को लगता होगा कि बस वो जो एक लाइन, एक पैराग्राफ जैसे लिखा है उसको दोबारा से शब्दों में लिख दिया। तो जहां तक क्या ऐसा भी होता है कि एडिटर के पास इतना कंट्रोल होता है, वो बताता है कि बुक किस फ्लो में जाएगी, ये चैप्टर होगा नहीं होगा, ताकि उसकी कंप्लीट पैकेजिंग हो सके। क्या इस तरह का जो है नजरिया सामने रखता है, या आपका जो एक्सपीरियंस है इस बुक को एडिट करने का वो बताइए। देखिए, संपादक का जो दायित्व है ना, वो बहुत महान, बहुत गुरुतर होता है। गुरुतर ये है कि एक तो संपादक, अच्छा संपादक जो है ना, वो कोशिश ये करता है कि पहली बात कि आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक न दिखे। हालांकि ये काम बाद में प्रूफ रीडर का भी होता है, लेकिन अच्छा संपादक वो है जो स्पेलिंग मिस्टेक ना होने दे, हिज्जे की गलतियां या जो वर्तनी की गलतियां हैं, सही जगह पे कॉमा लगा हो, सेमीकोलन लगा हो, पूर्ण विराम सही जगह लगे होंगे, वो जो उनके पैराग्राफ्स, ये मोटा काम है। लेकिन असली काम ये नहीं है। असली काम तो ये है कि अध्याय जो है, किताबों के जो चैप्टर्स हैं, वो किस तरह से ऊपर से नीचे सजाए जाए, वो घटनाओं का क्रम कैसे हो। क्या हम किताब में फ्लैशबैक टेक्निक यूज कर सकते हैं? अलग अलग तरह के क्राफ्ट होते हैं ना किताब लिखने के। राइटर ने क्या सोच के लिखा है, क्या राइटर ने, अगर नॉन फिक्शन किताब है, जैसे मैं क्योंकि जर्नलिस्ट है ना, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट में विजय त्रिवेदी का नाम लूंगा, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया। मेरा एक्सपीरियंस उनसे बातचीत करने का रहा। हम इसके बाद हमें उनसे जुड़ा कोई किस्सा भी बताइएगा कि इस किताब में जुड़ा कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहे तो। हाँ, मतलब क्या है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत जिक्र नहीं भी करना चाहिए, लेकिन जैसे बहुत अच्छे इंसान है कि मैं रात का निशाचर हूँ, रात में काम करता हूँ ज्यादा, दिन में थोड़ी शक्ति क्षीण हो जाती है, राक्षसों की शक्ति रात में ज्यादा होती है। वैसे भी कलाकार एकांत में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। ये तो मैं रात में 12 बजे भी उनको फोन घुमा देता था। सर, ये मतलब वो मेरे सीनियर है जर्नलिज्म में ना, तो मैं उनको सर ही कहता हूँ। तो सर ये जो है इसका रेफरेंस नहीं है। मतलब अगर आपने किसी किताब में, क्या होता है जब नॉन फिक्शन है तो आपको किसी, और खास करके अगर पॉलिटिकल किताब है, तब आप क्या करते हैं कि अगर किसी घटना का जिक्र आपने किया है तो आप उनको पूछेंगे कि यार सर किताब, ये घटना आपने ली कहाँ से,
तो बोले यार ये तो मैं उस घटना में खुद ही मौजूद था, मेरे से खुद उन्होंने कहा। जैसे कि मुझे याद है कि वो एक ऐसी घटना का जिक्र कर रहे थे जिसमें गृह मंत्री उस समय के थे, उनसे सीधी उनकी बातचीत थी किसी इंटरव्यू में कहा। मैंने कहा सर इसका हमको लिखना पड़ेगा कि ये उन्होंने आपसे खुद कहा है। तो नीचे अगर आप उस किताब को देखेंगे तो नीचे लिखा कि इस लेखक के साथ बातचीत में उन्होंने खुद कहा, क्योंकि वो ऐसी घटनाएं होती हैं कि अगर आप उसका रेफरेंस नहीं देंगे तो लोगों में भरोसा नहीं पैदा होगा। तो जितनी किताबें होती हैं जिसमें रेफरेंसेस अधिक होते हैं उनको उतना अधिक विश्वसनीय और भरोसेमंद मानना चाहिए, और माना जाता है। और यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है कि रेफरेंसेस हो, इंटरव्यूज हो, कोट्स हो। तो पूछता भी था कि इसका मतलब क्या है, आप ये जो आपने लिख दिया है संघ के बारे में, ये लिखा है आपने कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, मिठाई बटी थी और ये हुआ था, उसको उसके बारे में बताइए, आप जिक्र बताइए। तो कहने ने उन्होंने इंटरव्यू में कहा था। तो फिर ऐसी बात। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहती हूँ। आपने किताब लिखी है खुद की, जो आपकी है, आप ऑथर हैं उसमें, ये जो देश है मेरा, जिसमें आपने 5 लॉन्ग रिपोर्टेज ऑन 5 एनवायरमेंटली डिस्टर्ब्ड एंड सोशियो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड एरियाज ऑफ इंडिया, यानी कि 5 राज्यों को आपने जो कवर किया है और वहाँ पे जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं उसको आपने लिखा। ये किताब का आइडिया आया कहाँ से आपको, ये जो देश है मेरा? देखिए, मैं दूरदर्शन में जब रिपोर्टर था तो उस दूरदर्शन ने मुझे बहुत कुछ दिया। उसमें से एक चीज है कि उसने मुझे एक विचार दिया, एक आइडिया दिया इस देश को देखने का। ये देश इतना बड़ा है ना कि हम घर में बैठे बैठे बहुत सारी चीजें अपने मन में पर्सपेक्टिव बना लेते हैं, धारणाएं बना लेते हैं जैसे लेकिन जब आप देश को नजदीक जाके देखेंगे ना तो एक अलग ही चीज नजर आती है, एक अलग ही चीज है हमारे देश। उसमें से एक चीज जो रजिस्टर हुई दिमाग में, ये कि अपना देश जो है ना, भारत दैट इज क्या, इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया दैट इज भारत अभी नहीं है, अभी इंडिया अलग है, भारत अलग है। मैं बहुत लंबी यात्राएं मैं करता था, 50-50 दिन, 100 दिन बाहर, 100 दिन नहीं, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने ऐसे करके हम लोग बाहर रहते थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, खास करके इलेक्शंस को। तो मैं अलग अलग समय में देश के अलग अलग हिस्सों में जब गया तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कॉमन होती है ना। तो जैसे ये किताब जो है, ये जो देश है मेरा, वो बाद में आई। उस पे उसके जो विषय है उस पर डॉक्यूमेंट्रीज पहले बनी, टीवी डॉक्यूमेंट्रीज। अब जैसे पहला ही चैप्टर है वो है बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड में ये बात 2011 की है कि हमारे जो उस समय के बॉस थे धर्मेंद्र तिवारी, असाइनमेंट के हेड, उन्होंने कहा यार तुम बुंदेलखंड जाके आओ, देखो क्या हो रही है। एक 5-6 महीने में करीब 350 किसानों ने जो है आत्महत्या कर ली। बड़ी खबर थी, 350 बहुत लोग होते हैं। और किसानों को लेकर के हमारे मन में एक अलग सम्मान है देश में, अन्नदाता कहते हैं। तो खास करके बुंदेलखंड इलाका, बुंदेलखंड लड़ने भिड़ने वाले लोगों का इलाका रहा है। तो उसने हर हमलावर का जो है दोष, मतलब पूरी वीरता से, पूरी बहादुरी से, पूरी जांबाजी से सामना किया। तो कौन सी ऐसी चीज है कि वहां के बहादुर लोग आत्महत्या करने लगे? तो मैं गया, हम लोगों ने 3 या 4 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री की सीरीज बनाई, आधे घंटे। तो पूरे इलाके में, यूपी और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 6 जिले हैं, बांदा है, ललितपुर है, हमीरपुर है, झांसी है, और ऐसे ही मध्य प्रदेश में 7 जिले हैं। तो उन इलाकों में घूम के हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। डॉक्यूमेंट्री रहते भी थे, खाते भी थे साथ में, और घूम रहे लिख रहे कौन लोग। रीजन ये था कि एक तो पिछले 10 साल से, यानी 2011 की बात मैं कर रहा हूँ, ये 2000 मतलब पिछले इस सदी की शुरुआत से ही वहाँ बारिश नहीं हुई थी। मतलब होती भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जीरो नहीं है, लेकिन जो बारिश होती थी वो टाइम पे नहीं होती थी। धान के टाइम पे, अगर बुआई के टाइम पे अगर बारिश नहीं हुई तो फिर वो धान की फसल खराब हो जाएगी। तो ऐसा ही होता था। तो किसानों पे बहुत कर्जा हो गया। तो कर्जे की वजह से, चूंकि उनकी इज्जत साख पे धब्बा पड़ता था, तो इस वजह से जो है किसान लोग बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे थे, क्योंकि लोग प्रेशर बहुत बनाते थे। जो बैंक वाले, बैंक के जो निजी प्राइवेट एजेंट्स होते थे, तो उसमें अब ये किताब के पानी की वजह से कैसे दिक्कत हुई है, पहला चैप्टर उसी का। एक चैप्टर है ओडिशा में नियामगिरी इलाके में। नियामगिरी हिल्स जो है वो भवानीपटना जिले के पास में, रायगढ़ा
है उस इलाके में है, आंध्र प्रदेश से सटा हुआ इलाका है। वहाँ पे जो पौंद डंगरिया जनजाति है वो उन पहाड़ियों को अपना राजा और देवता मानती है, भगवान मानती है। और वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पे बॉक्साइट बहुत ज्यादा है, तो उस बॉक्साइट को लेने के लिए वेदांता एक कंपनी है अनिल अग्रवाल की, जो एल्यूमिनियम बनाती है, उसको वो जगह चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वहाँ के लोगों से, जो वोटर्स हैं, वैलिड वोटर्स, उनसे पूछिए, अगर वो देना चाहते हैं तो लीजिए, वरना नहीं मतलब है। तो फिर हम लोग वहाँ पहुंचे वो शूटिंग देखने के लिए क्या चल रहा है। तो उन लोगों ने नहीं दिया। तो वो समस्या क्या थी, कैसे वहाँ पे बहुत सारे इलाके में जंगल है, 6-7 ऐसी नदियां हैं जो सालों भर बहती हैं। अगर वो पहाड़ी खोद के निकाल देंगे तो जंगल कट जाएंगे, पहाड़ नदियां सूख जाएंगी। तो एक इकोलॉजिकल चैलेंज भी है। उससे थोड़ा उत्तर जाएंगे तो उड़ीसा में ही केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, श्रुति। वहां पर सी लेवल राइज की वजह से एक पंचायत है सतभाया। सतभाया मतलब 7 भाइयों के नाम पे 7 गांव थे, गोविंदपुर, कानपुर, ऐसे करके। तो वो सारे गांव जो है वो सी लेवल राइज की वजह से डूब गए धीरे धीरे पिछले 20 साल में, 20-25 साल में। तो उसके लोग जो है वो जगह छोड़ के चले गए, क्योंकि धीरे धीरे सी लेवल राइज हुआ है, झटके में बाढ़ की तरह नहीं आया है। तो लोग धीरे धीरे वहां से डिस्प्लेस कर गए। तो उन लोगों का जो ह्यूमन ट्रेजेडी है उसके बारे में वो चैप्टर है। ऐसे ही एक मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर एक 2 जिले हैं, बल्कि श्योपुर और शिवपुरी। वहां पे एक जंगल है पुनोपालपुर का। वहां पे बहुत पहले, सालों पहले चीते हुआ करते थे, शेर हुआ करते थे, लेकिन सारे शेरों का जो है शिकार कर लिया गया वहाँ के जो महाराजा थे सिंधिया, उनके द्वारा। तो बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने योजना बनाई कि हम यहाँ चीते लाएंगे। तो चीते चूंकि इंडिया से गायब 1952 में हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम नामीबिया से लाएंगे, ईरान से लाएंगे। तो ईरान ने मना कर दिया कि हम तो भाई आपको चीते नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा हम नामीबिया से लेके आएंगे। तो फिर वो भी योजना खटाई पड़ गई। तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे शेर बसाएंगे। शेर मतलब एशियन जो लायंस होते हैं जो गिर में है। तो गुजरात ने कहा हम आपको नहीं देंगे। तो शेर आने के लिए यहाँ पे जंगल में इन्होंने उस समय जो है जितने सहारिया ट्राइब्स के लोग होते हैं उनको जंगल से भगा दिया, बाहर कर दिया। और उनको जो जमीनें मिली वो बहुत बंजर और जहाँ पे घास भी नहीं उग सकता, ऐसी जमीनें थी। तो ये उस जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पे था, क्योंकि उसके बाद फिर वहां पे कहा गया कि हम बाघ लाएंगे, टाइगर्स लाएंगे। और सर्कस से लाके 4-5 शायद बाघ रखे भी थे, क्योंकि वो सर्कस का बाघ शिकार नहीं कर सकता ना, तो फिर वो भी नहीं टिक पाए। तो कुल मिलाकर के जो है एक ट्रेजेडी वहां पे हुई। आखिरी जो 5वां चैप्टर है वो बंगाल का वो इलाका है, जंगल महल की कहानी है, जहाँ पर नक्सलाइट प्रॉब्लम की वजह से डेवलपमेंट रुक गया है। वो भी 4 जिले हैं बंगाल के, पुरुलिया है, पश्चिम मेदिनीपुर है, झाड़ग्राम है। तो इन सब जिलों को जो है वहाँ पे भी डेवलपमेंट रुका नक्सलाइट प्रॉब्लम की वजह से। तो उसका एक ब्यौरा है। आपका कोई निजी किस्सा हो जो आपको याद आता हो, जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो लिखते वक्त, खास तौर पे इस किताब को, क्योंकि आपने कितने साल लगाए, मतलब ये 5 राज्यों की जब आपने रिपोर्टिंग करी, आप वहाँ गए, आपने खुद देखा और फिर उन सारी घटनाओं को क्रमानुसार आपने वो संजोया, तो वो जो प्रोसेस है वो कैसा आपके लिए कैसा रहा, मतलब कितना आसान है और कितनी मेहनत गई उसमें? मेहनत, देखिए मैं मेहनत के बारे में इतना ही कहूंगा कि एक बार गुलजार साहब ने एक पोएट्री लिखी थी, कोई कविता थी। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई आपको सर लिखने में कितना समय लगा? तो उन्होंने कहा कि आधा घंटा और सारी जिंदगी। तो कोई भी किताब, कोई भी चीज जब आप लिखते हैं तो लिखने में जो उस समय वक्त लगा है, टाइप करने में या हाथ से लिखने में, वो एक समय है, और उसके पीछे का विजडम, पूरा एक्सपीरियंस होता है, वो पूरी जिंदगी का एक तजुर्बा होता है जिसको आप लिख करके इकट्ठा करते हैं। तो जो लंबी यात्रा है कि उसका एक बहुत लंबा टाइम था, उसको किताब की शक्ल में लाने में फिर वो होता है ना कि भाई इसमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। और तजुर्बे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारी लोक कथाएं सुनी। मेरी दिलचस्पी फिर वहां से माइथोलॉजी में हुई कि मैं बहुत सारे इलाकों में जो है जब घूमा, तो उन इलाकों में जो है लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाते थे, चाहे वो बंगाल में हो या फिर जैसे बंगाल में अभी भी वन देवी की पूजा होती है उस इलाके में। वन देवी मतलब जो जंगलों की देवी होती है, क्योंकि बाकी इलाकों में शायद ये अब मुझे लगता है कि वन देवी की पूजा कहीं और
नहीं होती हो। मुझे एक इंटरेस्टिंग जो है दिलचस्प वाकया याद आ रहा है वहां से। जो नियामगिरी का किस्सा मैं बता रहा था ना आपको, तो नियामगिरी में क्या हुआ कि एक वहां पे एक लोकल व्यक्ति मिले मुझे। व्यक्ति नहीं थे, महिला थी, एक बूढ़ी महिला। और आपके लेवल इंटेलिजेंस का लेवल जान लीजिए आप। वो कह रही है, मैंने पूछा कि आप लोगों को डेवलपमेंट क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम का एक्सकर्शन होगा, वहां पे प्लांट लगेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपको जमीन के बदले पैसा मिलेगा, आप क्यों नहीं लेना चाहते? उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट का मतलब, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी, मैं उसको आपके लिए आसान हिंदी में और अंग्रेजी मिला के बता रहा हूँ। कि वो कह रही कि आपको डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि मेरे लंबे बाल हैं, मेरा वहाँ पे मेल्स जो होते हैं ना, जो पुरुष हैं, वो भी कान में बाल में फूल लगाते हैं और क्लिप्स लगाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वो मेल, फीमेल तो लगाती ही है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं क्लिप लगाता हूँ यहाँ पे और मेरे बाल लंबे हैं और आप मुझे मॉडर्न बनाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए मेरे बाल काटना चाहते हो, तो आप उन सभी लोगों के लंबे बाल क्यों नहीं काटते हो जो शहरों में रहते हैं और लंबे बाल रखते हैं? मैंने कहा वेरी गुड, सही बात है। फिर उन्होंने कहा कि आप एक बात बताइए कि अगर मेरे देवता, मेरा मंदिर है ना नियामगिरी, वहां पे बॉक्साइट निकल गया तो आप इसको खोद के निकाल देना चाहते हो। आप वहां अगर जगन्नाथ मंदिर जो वहां पे है ना पुरी में, उसके नीचे अगर बॉक्साइट निकल जाएगा तो उसको खोद के निकालो। तो एक ऐसा सवाल था ना कि आप जिसको आप अनपढ़ समझ रहे हो, जिसको आप समझ रहे हो कि इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आती है, अंगूठा छाप है, वो ऐसी इस लेवल की बात कर रही है, तो आप आंखें खोल देते हो कि यार डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ये नहीं चाहते हैं हम। उन्होंने कहा मुझे नहीं बनना है, मुझे डेवलप नहीं होना है। हमारे लिए कचहरी, उनको जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो नियामगिरी जो पहाड़ है उसके सामने पहुंच जाते हैं। वही वो कहते हैं वो हमारे लिए हॉस्पिटल है, वही हमारे लिए मंदिर है, वही हमारे लिए कचहरी है, अदालत है, हम कहीं और नहीं जाते हैं। तो जब वो सेल्फ डिपेंडेंट है तो हमको जानना चाहिए कि हम अपने एल्यूमिनियम के लिए किसी और के घर को कैसे तोड़ सकते हैं। फिर वहीं पे कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर हर जगह हम ऐसे ही करने लगेंगे तो कहाँ से आएगा एल्यूमिनियम, कहाँ से आएगा लोहा, कहाँ से आएगी बिजली, कैसे जिंदगी आगे चलेगी और कहाँ से आएगी आधुनिकता। ये बात है, आपने बहुत मजे के किस्से बताए, और खास तौर पर जो इतने सालों का तजुर्बा जाता है, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं, हमारी लिखावट में सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन ही नहीं, हमारी नजर जो है वो दिखती है कि हमने देखा उसको, हमने उसको सिलसिलेवार तरीके से उस किताब में लिखा, जोड़ा, और उसको उसी नजर से लोग देख पाएं या वो एंगल समझ पाएं जो आप समझाना चाह रहे हैं। इसके पीछे तजुर्बा लेखक का भी होता है, लेकिन एक वो नजर भी चाहिए होती है जो इन सब बातों को ऑब्जर्व करती है। तो आपने हमें बहुत आज अच्छे अच्छे किस्से बताए, अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें बताई, किताब लिखना, ट्रांसलेट करना, एडिट जहाँ तक करने की बात है वो चीजें। तब मुझे लगता है कि जो लोग किताब लिखना चाहते हैं या नहीं भी लिखना चाहते, अगर ये जानना चाहते थे कि किताब, वो जो 200 रुपए की किताब मिलती है, क्यों कोई एक किताब 1000 रुपए की भी हो जाती है, और कभी कभी वही किताब जो है वो 200 रुपए में भी मिलती है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत जाती है, कितने महीनों की, कभी कभी सालों की मेहनत होती है, तजुर्बा होता है। तो ये जो एक कहते हैं ना विंडो है जो खुली है और लोगों को पता लगा है, ये सब हमें बताने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रुति, एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि किताब की जो अहमियत होती है वो उसकी कीमत से नहीं जानना चाहिए। हनुमान चालीसा जो है वो 2 रुपए में मिलती है, उसकी अहमियत कम नहीं होती है उससे। रामचरितमानस जो है शायद 10 रुपए में भी कोई दे देगा, गीता कोई 10 रुपए में भी आपको दे देगा। तो कीमत से नहीं, उसके कंटेंट जो उसमें ज्ञान, जो ज्ञान हमको मिल रहा है वो अमूल्य है। वही बात है। ये बात मैंने इसलिए भी कही क्योंकि अक्सर मैंने कई बार लोगों को देखा है कि जो उनको नया नया पढ़ने का जो है एक शौक जागता है, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं तो चलिए हम भी देखते हैं। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बनी होती हैं जिसमें ढेरों किताबें जोड़ी होती हैं, उसमें से कितनी पढ़ी होती है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ लोग शौक के लिए जोड़ते हैं, कुछ लोग वैसे ही करते हैं, किसी के लिए ये व्यवसाय है।
तो बहुत सारे नजरिए होते हैं, और कई बार मैंने लोगों को कोई अच्छी से अच्छी किताब इसलिए छोड़ते हुए देखा है कि अरे वो तो इतने रुपए की थी। और मेरे साथ ये व्यक्तिगत जाती तौर पे ये जो मसला है मेरे नजदीक, वो ये है कि मुझे कुछ किताब पसंद आ जाती है ना, तो वो कंटेंट की वजह से बहुत पसंद आती है, और मैं दौड़ती हूँ फौरन उसको लेने के लिए, क्योंकि उस इंसान ने, और खास तौर पे मैं नॉन फिक्शन की बात कहूंगी, अपना नजरिया, अपना तजुर्बा उसमें जोड़ा है, तो उसने उस वाकये को कैसे देखा और मैं कैसे देख रही हूँ, तो वो एक नजरिया जो नया पता लगता है देखने का, वो बहुत जो है इंटरेस्टिंग रहता है। ये सारी बातें हमारे साथ आज करने के लिए मंजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो जो है पसंद आया हो, तो हमारे फेसबुक पेज के वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और लाइक जरूर करें, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको आज का हमारा वीडियो कैसे लगा। और भी ऐसी बहुत सारी कहानी मैं आपके पास लेकर आऊंगी अगले हफ्ते दोबारा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। नमस्ते।